हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं लेकर एक और धमाकेदार, एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग सेशन क्लास 11th के जेईई एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी कि जेड की। रियल गैसेस हमने आगाज कर दिया था, रियल गैसेस की भैया हमने शुरुआत कर दी थी, लेकिन रियल गैसेस में हमने वॉन्डर वॉल इक्वेशन जो लास्ट वीडियो देखा था, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसी इक्वेशन पर बेस्ड एक और टॉपिक पढ़ना, जो कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के नाम से। किस नाम से भाई? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। हालांकि जब हमने रियल गैसेस पढ़ी थी तो हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक तरीके से वहां डेफिनेशन बेस्ड देख लिया था, लेकिन जब वॉन्डर वॉल इक्वेशन को हमने अप्लाई कर देखा, रियल गैस इक्वेशन जो वॉन्डर वॉल रियल गैस इक्वेशन है, उसको जब हमने देखा तो हमने कहा कि यार कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की मदद से हम एक ऐसी स्टेट डिराइव कर सकते हैं, हम रियल गैसेस की एक ऐसी स्टेट निकाल कर ला सकते हैं जो इसमें रियल गैसेस विल बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, जिसमें वो जो रियल गैसेस हैं वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाएं, बिहेव करने किस कंडीशन पे वो बिहेव कर पाए, वो कंडीशन हम डिराइव कर सकते हैं। तो वो कौन सी कंडीशन होगी? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का उसमें क्या रोल होगा वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन में? कैसे वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें डेविएशन समझाएगा कि रियल गैस पॉजिटिव, जो आइडियल गैस है वो इस तरीके से डेविएट हुई है रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर से। ये सारी चर्चा आज के हम वीडियो में करने वाले हैं, इस वीडियो में करने वाले हैं, जिसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ थ्योरी देकर टॉपिक कंप्लीट नहीं होता भाई। मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र चैनल ऐसा है जहां पर आपको थ्योरी के बाद क्वेश्चंस डीपीपी के फॉर्मेट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में आपको भरपूर प्रैक्टिस कराई जाती है। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज भी यहां पर मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशंस यहां पर आपके होते हैं, और ये कंप्लीट पैकेज जो आईआईटी जेईई या नीट को क्रैक करने के लिए आपको चाहिए रहता है, वो पूरी चीजें यहां पर मिलती है मॉड्यूल में, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब अगर आप देखें इसको तो ये शायद किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा जितना मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और ये मैग्नेट ब्रेन्स के दोनों प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल हो या वेबसाइट हो, वेबसाइट है magnetbrains.com, वहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो बिल्कुल जाएं, बिल्कुल फायदा उठाएं इस चीज का, और लोगों तक इसको शेयर करें कि यहां पर आईआईटी जेईई और नीट के लिए एक्सक्लूसिव जो तैयारी होती है वो आपको मिलती है, एक वन स्टॉप सोल्यूशन आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए मिलता है। तो ये बेस्ट वे है आपको स्प्रेड करना, लोगों को बताना, और इसको खुद भी सब्सक्राइब करना है और लोगों तक बताना भी। अब बताते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मेन मुख्य मुद्दा, विच इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है और किस तरीके से देखने में आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सबसे पहले the ratio of molar volume of real gas to molar volume of ideal gas is known as compressibility factor, which is denoted as symbol Z। तो अगर कोई पूछे भाई कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है क्या, तो देखो एक चीज तो कंफर्म थी, कि जो वॉल्यूम होता है वो रियल गैस और आइडियल गैस का, खासतौर से मोलार वॉल्यूम, रियल गैस का और आइडियल गैस का सेम नहीं होता। मोलार वॉल्यूम मतलब एक मोल का अगर गैस है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो मोलार वॉल्यूम रियल गैस का और आइडियल गैस का सेम नहीं होता। ठीक है, जहां से मेन डिफरेंस आता है, हमारी रियल गैस के बिहेवियर में और आइडियल गैस के बिहेवियर में। जहां से मेन डिफरेंस हमें देखने को मिलता है हमारे रियल गैस के बिहेवियर में और आइडियल गैस के बिहेवियर में। तो ये मोलार वॉल्यूम ऑफ रियल गैस और मोलार वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इक्वल बिल्कुल नहीं होते, तो दे आर नॉट इक्वल। तो फिर जो वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलता है, जो वॉल्यूम में बिहेवियर में बदलाव देखने को मिलता है, वो बहुत बड़ी वजह बनती है रियल गैस का आइडियल गैस के बिहेवियर से डेविएट होने की। यानी कि हम कहते हैं कि रियलिटी में कोई गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि मेन खेल जो है वो वॉल्यूम की वजह से हो गया। मेन जो चेंज आ गया, मेन जो बदलाव आ गया बिहेवियर में, वो वॉल्यूम की वजह से आ गया है। अब इस वॉल्यूम को, खासतौर से इस वॉल्यूम के रेशियो को हमने एक स्पेसिफिक पैरामीटर दिया
और उस पैरामीटर के आधार पे बता देते हैं कि कब रियल गैस आइडियल गैस की तरह होगी या कब वो रियल गैस आइडियल गैस से डेविएशन शो करेगी, और अगर डेविएशन शो करेगी तो कैसा डेविएशन दिखाएगी, क्योंकि डेविएशन में भी दो प्रकार है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो सवाल ये उठता है कि वो डेविएशन क्या दिखाएगी, किस तरीके से डेविएशन वो दिखाएगी। तो उस रेशो को, उस पर्टिकुलर पैरामीटर को हम निकालते हैं वी रियल अपॉन वी आइडियल से, वी रियल अपॉन वी आइडियल से, जो कि मोलार वॉल्यूम होगा। तो ये बेसिकली मोलार वॉल्यूम होगा, तो इट शुड बी वी एम, मोलार वॉल्यूम्स होंगे, तो इट इज वी एम ऑफ रियल गैस अपॉन वी एम ऑफ आइडियल गैस, जिसको हम क्या बोल देते हैं, Z, विच इज नोन एज अवर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये Z होगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब अगर हम आइडियल गैस का वॉल्यूम निकालें, तो हमें पता आइडियल गैस के वॉल्यूम से, हमें पता आइडियल गैस के वॉल्यूम से अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस वी कैन से PV इक्वल्स टू nRT, राइट। हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से PV इक्वल टू nRT होता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। और अगर PV इक्वल टू nRT है तो लेट्स कीप मोल इक्वल टू 1, सो लेट्स हैव n इक्वल टू 1। तो फिर जो V होगा वो Vm से रिप्लेस हो जाएगा, बिकॉज एक मोल के लिए वॉल्यूम हो जाएगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज मोलार वॉल्यूम, क्योंकि आपने n की वैल्यू यहां 1 रख दी, मतलब एक मोल बना लिया, और एक मोल बना दिया तो V की जगह आप Vm यूज कर सकते हो। तो नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रीरिटन एज PVm, जो कि आइडियल के लिए है, इज इक्वल टू RT। सो कैन आई राइट Vm, जो कि आइडियल का वॉल्यूम है, इक्वल्स टू RT अपॉन P, बिल्कुल लिख सकते हो, इक्वल्स टू RT अपॉन P। तो Vm विल बिकम RT बाई P। एक काम करते हैं, इसको यहां रखते हैं Vm इक्वल टू RT बाई P को, तो Z के हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा, एंड Z विल बी इक्वल टू, ऊपर तो Vm रियल है, ऊपर तो Vm जो है वो रियल है, दिस इज रियल वॉल्यूम, अपॉन Vm आइडियल इज नथिंग बट RT बाई P। तो ये P ऊपर चला गया, तो Z विल बी नथिंग बट P इंटू Vm, जो कि रियल गैस के लिए होगा, अपॉन RT। ये आप एक Z का फॉर्मूला बना सकते हो। तो Z के आपके पास दो फॉर्मूले, एक तो रियल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम कर लो मोलार वॉल्यूम के टर्म्स में, या फिर PV अपॉन RT कर लो। तो PV अपॉन RT विल ऑल्सो बी इक्वल टू Z, और PV अपॉन RT जो होगा वो Z के बराबर आएगा, जहां वॉल्यूम जो होगा वो रियल वॉल्यूम होगा। हाँ, आइडियल गैस के लिए जो रियल वॉल्यूम होता है वही आइडियल वॉल्यूम हो जाएगा, तो आइडियल के लिए PV अपॉन RT हो जाएगा, बट अदरवाइज Z विल बी इक्वल टू PVm रियल अपॉन RT, PVm रियल अपॉन RT। ये आपको Z मिलता है, दिस इज Z। तो Z इज इक्वल टू Vm अपॉन Vm आइडियल और Vm अपॉन RT बाय P, तो दिस इज PVm अपॉन RT। यही चीज मैंने अभी डिराइव करी है, यही चीज आई है। ये अभी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की चर्चा चल रही है। ये Z होता है विच इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब हमें यह पता है कि फॉर एन आइडियल गैस, अगर हम फॉर एन आइडियल गैस की बात करें, तो फॉर एन आइडियल गैस हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, PVm इक्वल्स टू RT, और जो रियल वॉल्यूम होगा वो आइडियल वॉल्यूम एक ही बात होगी, क्योंकि आइडियल गैस है। तो अगर मान लें आइडियल गैस है तो वो तो वहां पर आइडियल वॉल्यूम ही आएगा आपके पास, और ये PVm इक्वल टू RT आएगा। सो दिस इंप्लाइज PVm बाय RT विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि मान लो RT को यहां ले गए तो यहां इक्वल टू 1 बचेगा, एंड PVm बाय RT इज नथिंग बट Z। सो दिस इंप्लाइज कि यहां जो Z होगा वो Z आपका 1 के बराबर हो जाएगा, वो Z जो होगा वो 1 के बराबर होगा। इसका मतलब आइडियल गैस के लिए आप कह सकते हो कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा वो 1 होगा, यानी कि जो PV है उसका प्रोडक्ट और RT का जो प्रोडक्ट है वो सेम होगा। PVm का खासतौर से बोलना चाहिए, क्योंकि एक मोल के लिए आप बात कर रहे हो, तो दैट वॉल्यूम विल बी मोलार वॉल्यूम, तो उसका जो PVm है वो RT के बराबर होगा, और PVm जब RT के बराबर है तो PVm अपॉन RT का रेशियो 1 के बराबर है।
और पीवीएम अपॉन आरटी का रेशो Z कहलाता है, तो Z जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है भैया वो 1 के बराबर है, तो ये आपका Z आ गया 1 के बराबर। दिस इज फॉर एन आइडियल गैस। तो फॉर एन आइडियल गैस, यही बात यहां लिखी हुई है, फॉर एन आइडियल गैस Z इक्वल्स टू 1 एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। फॉर एन आइडियल गैस Z इक्वल्स टू 1 एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। और प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि Z की एक फिक्स वैल्यू आएगी, दैट इज 1। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर पे Z कब डिपेंड करेगा? जब हम रियल गैसेस की बात करेंगे। आइडियल गैसेस में तो Z 1 है। सो फॉर अ रियल गैस Z इज इक्वल टू 5। अब रियल गैस के लिए Z इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ 5 which is based on temperature and pressure. So it's basically a function of both temperature and pressure. अब वो फंक्शन क्या होगा उस पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन Z समझ में आया? Z समझ में आया? मतलब अगर मैं आइडियल गैस के लिए Z वर्सेस P का ग्राफ बनाऊं, सो ग्राफ फॉर ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन, ऐसा कर लो, ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन, किसके बीच में बनाना है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z वर्सेस प्रेशर फॉर आइडियल गैस। तो कैसा ग्राफ बनेगा? बहुत सिंपल सा ग्राफ बनेगा यहां पर आपका, क्योंकि आपको Z वर्सेस P बनाना है। तो यहां पर आप Z लिखोगे, यहां पर आप प्रेशर P की वैल्यू देखोगे, तो आइडियल गैस अगर होगी तो Z की वैल्यू आपको बिल्कुल फिक्स मिलेगी, वो भी 1 के बराबर मिलेगी जब आइडियल गैस आपके सामने होगी। तो आप कितना भी प्रेशर चेंज कर लो, Z की वैल्यू चेंज नहीं होगी, Z की वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू के साथ दौड़ेगी। ये ग्राफ कब बनाया है? आइडियल गैस का ग्राफ बना है, जो कि Z वर्सेस P यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर का बना है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हम क्लियर देख चुके हैं कि Z की वैल्यू 1 आ रही है। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। पीवीएम इक्वल टू आरटी लगा दिया। पीवीएम में जहां पर वॉल्यूम जो है वो मोलार वॉल्यूम है फॉर आइडियल गैसेस, तो वो आइडियल गैसेस का पीवी जो होता है वो आरटी के बराबर होता है। तो फिर जब आप पीवी अपॉन आरटी करोगे, मानकर चलो आपने आरटी को इस साइड लेगा, या दोनों इक्वेशन दोनों तरफ इक्वल टू के आपने आरटी से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा पीवीएम अपॉन आरटी इक्वल्स टू 1। और पीवीएम अपॉन आरटी ही हमारा Z होता है, तो Z इक्वल्स टू 1। यानी कि Z आइडियल गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडियल गैसेस के लिए ना तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा ना टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो क्या करेगा? वो एक फिक्स्ड वैल्यू दिखाएगा जिसमें Z की वैल्यू 1 आएगी। इसलिए आपको ये एक लाइन मिली है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और किस यूनिट पे मिली है? 1 पे। तो यहां पर आपको क्लियर दिखता है Z जो होगा वो 1 के बराबर होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे ग्राफ की, किसके ग्राफ की? रियल गैसेस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर की, तो हमें यहां वेरिएशंस मिलेंगे। हमें यहां पर 100% वेरिएशंस मिलेंगे। कैसे वेरिएशंस होंगे अभी हम उसकी चर्चा करते हैं। तो ये जो जगह मैंने छोड़ी है, ये मैंने एक और ग्राफ के लिए छोड़ी है, अभी इस पर अपन बात करेंगे। ये जो मैंने यहां पर पार्टीशन किया हुआ है, तो ये एक और ग्राफ के लिए किया हुआ है, अभी इस पर डिटेल में बात की जाएगी। ठीक है, यहां पर अपन वो ग्राफ बनाएंगे, लेकिन फिलहाल ये चीज समझ में आई हमको। टोटल आइडियल गैस की अभी हमने बात करी है, बिल्कुल समझ में आया आइडियल गैस के लिए। नाउ फॉर रियल गैसेस, क्योंकि Z पीवीएम अपॉन आरटी होता है, जहां अब वॉल्यूम रियल वॉल्यूम आएगा, तो इस केस में दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। या तो न्यूमरेटर ज्यादा होगा या डिनोमिनेटर कम होगा, या फिर न्यूमरेटर कम होगा डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। समझते हैं? पहले स्क्रीनशॉट ले लो इस बात का, स्क्रीनशॉट ले लो इस बात का, इस ग्राफ का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ग्राफ का भी स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ हमने कहा कि यार जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है Z, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है Z, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है Z, उसको हमने डिनोट कर दिया पीवीएम बाय आरटी से, राइट? ये रियल गैसेस के लिए बोल रहा हूं। तो पीवीएम वेयर वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम विल बी रियल वॉल्यूम अपॉन आरटी। डेफिनेटली इट विल नॉट बी इक्वल टू 1, डेफिनेटली इट विल नॉट बी इक्वल टू 1। तो यहां पर आपके पास ये दो केसेस दे सकता है, या तो Z आपका 1 से
बड़ा होगा या फिर z आपका 1 से छोटा होगा। अगर z आपका 1 से बड़ा हुआ तो इस डेविएशन को हम, जो कि रियल गैसेस दिखाएंगी आइडियल बिहेवियर से, उस डेविएशन को हम एक पॉजिटिव डेविएशन मानेंगे। उस डेविएशन को हम एक पॉजिटिव डेविएशन मानेंगे फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सो दैट डेविएशन विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जबकि z की वैल्यू अगर 1 से छोटी आएगी, 1 से छोटी आएगी, तो इस डेविएशन को हम एक नेगेटिव डेविएशन मानेंगे ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल, क्योंकि केस तो कुछ भी हो सकता है, नॉट इक्वल टू 1 है, और अगर नॉट इक्वल टू 1 है तो भैया 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। 1 से अगर बड़ा हुआ तो इट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और अगर 1 से छोटा हुआ तो इट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्लियर हो गया? तो आपको दो तरीके के डेविएशंस मिलेंगे, एक में आपको z की वैल्यू 1 से कम मिलेगी, एक में आपको z की वैल्यू 1 से ज्यादा मिलेगी, और पूरा खेल जो है वो इस वॉल्यूम के ऊपर का है, Vm रियल का, मतलब कहने को पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का खेल है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा रियल गैसेस का, वो प्रेशर पे भी, वॉल्यूम पे भी और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। हालांकि जो वॉल्यूम होगा वो हमने मोलार वॉल्यूम मान लिया है, तो बेसिकली हम उस पे प्रेशर और टेम्परेचर का वेरिएशन सबसे ज्यादा देखेंगे और ये मानेंगे कि जो Z है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वो एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें प्रेशर भी आएगा और टेम्परेचर भी आएगा। वो एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें प्रेशर भी आएगा और टेम्परेचर भी आएगा, और उसके आधार पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, उसके आधार पे आपको या तो वैल्यू 1 से बड़ी मिलेगी या 1 से छोटी मिलेगी। 1 तो नहीं मिलेगी, क्योंकि 1 तभी मिलती जब इसमें पीवीएम अपॉन आरटी इक्वल होता, और अगर ऐसा होता तो फिर वो आइडियल होता, फिर वो गैस आइडियल गैस होती अगर पीवीएम इक्वल टू आरटी हो जाता तो, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी इज अबाउट द आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर हो गई बात? अब कई लोग सोचेंगे कि सर ये जो रियल वॉल्यूम आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रियल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम है, ठीक है सर, लेकिन सर रियल वॉल्यूम तो हमेशा जो होगा वो कम होगा आइडियल वॉल्यूम से, क्योंकि सर आइडियली जो वॉल्यूम मान लिया था वो ज्यादा मान लिया था, क्योंकि गैस के खुद के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी उसमें कंसीडर कर लिया था, जबकि वो नहीं था। फिर अपन ने रियल गैस इक्वेशन, वॉन डेर वाल इक्वेशन में उसे माइनस किया था। तो सर आप ये बताना चाहते हो कि रियल वॉल्यूम तो हमेशा कम होगा और आइडियल हमेशा ज्यादा होगा, मतलब न्यूमरेटर हमेशा कम होगा, डिनोमिनेटर हमेशा ज्यादा होगा, तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी। भैया लेकिन आप प्रेशर को भूल रहे हो क्या? प्रेशर भी तो रोल प्ले करता है। वो ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमने Vm रियल अपॉन V आइडियल रखा, लेकिन Vm रियल के ऊपर प्रेशर भी निर्भर करता है, प्रेशर से वो डिपेंड करता है, प्रेशर से वो अपनी वैल्यू बदल सकता है। तो इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ वॉल्यूम जिम्मेदार होगा, प्रेशर का कॉम्बिनेशन भी तो जिम्मेदार होगा, और प्रेशर में तो वॉन डेर वाल इक्वेशन में प्लस करते हो, तो जो प्रेशर पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल का है उसमें प्रेशर में प्लस an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर करते हो, वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन में पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो एक्चुअली ये पूरा कॉम्बिनेशन है, और फिर ये कॉम्बिनेशन प्रेशर और वॉल्यूम का डिफाइन करेगा अल्टीमेटली कि Z की वैल्यू क्या होगी, और क्या ये Z की वैल्यू कभी 1 के बराबर आ सकती है, या कभी हमारी रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। चलो अभी नहीं कर रही मानते, लेकिन क्या कोई कंडीशन प्रेशर और वॉल्यूम की ऐसी रख सकते हैं जहां पर हम इसको मान ले कि हाँ यार ये अब कंडीशन वेरीफाई हो रही है, और इवन टेम्परेचर को भी नहीं भूलना है, डिनोमिनेटर में टेम्परेचर भी है, तो क्या हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की कोई ऐसी कंडीशन मान सकते हैं जिसमें रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती हैं, या कौन सी कंडीशन पे वो 1 से कम होंगी, या कौन सी कंडीशन पे वो Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी? ये सारी चर्चा हमें करनी है। बट मोटे रूप में अगर Z की वैल्यू 1 होती है तो आइडियल गैस, Z की वैल्यू 1 नहीं होती है तो रियल गैस, Z की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, Z की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो नेगेटिव डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। कंसेप्ट क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का जल्दी से।
ओके, तो ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव अहेड नाउ। सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करते हैं। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एज पर द वॉन डर वॉल्स इक्वेशन। अब अपन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन निकालेंगे एज पर वॉन डर वॉल इक्वेशन। तो वॉन डर वॉल इक्वेशन से वो क्या कह रहे हैं? वॉन डर वॉल इक्वेशन हमारे सामने क्या थी? P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ये किस मोल्स के लिए थी? एन मोल्स के लिए थी, जहां एन विल बी द नंबर ऑफ मोल्स। अब एक काम करते हैं, V इज द वॉल्यूम ऑफ n मोल्स ऑफ गैस। मान लेते हैं कि Vm इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। वही मोलार वॉल्यूम ले लिया, Vm 1 मोल ऑफ गैस के लिए, और n की वैल्यू 1 रख देंगे तो सब जगह से n खत्म हो जाएगा। n खत्म हो जाएगा मतलब n को गायब कर देंगे और एक्सप्रेशन बन जाएगा P प्लस a अपॉन वी एम का स्क्वायर, a अपॉन वी एम का स्क्वायर इंटू v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। तो p प्लस ए अपॉन वी एम का स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा, जो कि so if Vm is equal to V by N, by putting the values V by N is equal to Vm in the equation, the van der Waals equation becomes P plus A upon Vm का स्क्वायर इंटू Vm। अच्छा, यहां पर भी Vm माइनस बी होगा क्योंकि मोलार वॉल्यूम आ गया, तो दिस इज Vm माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। ये कब होगा? जब n की वैल्यू 1 रख देंगे तो V जो होगा वो Vm बन जाएगा, मोलार वॉल्यूम बन जाएगा, क्योंकि Vm हमने मान लिया है मोल वॉल्यूम है 1 मोल की गैस का, और मोल की संख्या 1 कर दी तो n की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में 1 रख दी, तो आपका ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, आप चाहो तो Vm को V बाय n भी लिख सकते हो, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय n, और v बाय n रखोगे तो Vm की जगह v बाय n रखोगे तो आपको सारे एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे। v की जगह Vm इंटू n रखोगे तो आपको सारे एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएंगे। क्लियर हो गया? मतलब अल्टीमेटली आपकी यही इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि आप या तो Vm को v बाय n मान लो, मतलब होता ही है क्योंकि मोलार वॉल्यूम में 1 मोल का वॉल्यूम है, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? v n मोल, n मोल्स का वॉल्यूम है, v जो था वो n मोल्स का वॉल्यूम है, तो उसको अगर हम n से डिवाइड कर दें तो 1 मोल का वॉल्यूम आएगा, जिसको हम Vm कह रहे हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो v होगा वो n टाइम्स ऑफ Vm हो जाएगा। अब v की जगह यहां पर n टाइम्स ऑफ Vm रखोगे इस एक्सप्रेशन में तो भी यही एक्सप्रेशन आएगा जो मैंने अभी बताया, दोनों बातें एक ही हैं। तो उससे अच्छा सिंपल तरीका यह है कि आप n की मोल्स की संख्या 1 मान लो और v को रिप्लेस कर दो Vm से, तो v को रिप्लेस कर दिया आपने Vm से, ये आपका इक्वेशन बन गया 1 मोल गैस के लिए रियल गैस इक्वेशन। दिस इज रियल गैस इक्वेशन। अभी रियल गैस इक्वेशन है, अभी हमने इसमें कहीं पे भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वगैरह नहीं किया, अभी ये सिंपल रियल गैस इक्वेशन है। और इस रियल गैस इक्वेशन जो कि 1 मोल की गैस के लिए है, तो मैं लिख देता हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। दिस इज अगेन वॉन डर वॉल रियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो ये वॉन डर वॉल रियल गैस इक्वेशन है जो 1 मोल के लिए है, गैस के 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए। ठीक है, अब नाउ सबसे पहले हमने कंडीशन ले ली लो प्रेशर की, हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालना है अलग अलग कंडीशंस पर। हमने सबसे पहले कंडीशन ले ली लो प्रेशर की। अब मेरे को बताओ अगर प्रेशर लो है तो एज पर बॉयल्स लॉ, एज पर बॉयल्स लॉ क्या हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि P इक्वल्स टू K अपॉन V होता है बॉयल्स के हिसाब से, राइट? P इक्वल्स टू K अपॉन V होता है बॉयल्स के हिसाब से, तो P इक्वल टू K अपॉन V है, तो अगर प्रेशर बहुत लो है तो इसका मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि तुम लो प्रेशर की बात कर रहे हो। और अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो Vm माइनस बी को, जो रियल वॉल्यूम है Vm माइनस बी को हम अप्रोक्सीमेटली Vm लिख सकते हैं। पूछो कैसे? क्योंकि अगर एक समुद्र में से एक छोटी वैल्यू b, छोटी वैल्यू b मतलब क्या है? b इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम,
B इज दी को वॉल्यूम, जो गैस के मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम है। तो गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया, जो कंटेनर में फैली, जो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर का वॉल्यूम में फैली है, उसके मुकाबले गैस का खुद का वॉल्यूम तो बहुत कम होगा। उसके मुकाबले जो गैस का खुद का वॉल्यूम है वो तो बहुत कम होगा। तो एक समुद्र से अगर तुम एक बाल्टी को सिर्फ माइनस कर दो तो समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाल्टी का पानी मतलब एक बाल्टी पानी भर दिया और निकाल कर रख दिया, तो समुद्र को कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, समुद्र तब भी समुद्र रहेगा। तो Vm माइनस बी में Vm समुद्र है, ये सी है, बी एक छोटी सी पानी की बाल्टी है। तो इतने बड़े वॉल्यूम से इतना वॉल्यूम माइनस करोगे तो बड़े वॉल्यूम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इट विल रिमेन लाइक Vm, इट विल रिमेन लाइक Vm। तो ये Vm के बराबर होगा। इसको हम वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन में अगर रखें, ध्यान से सुनते जाएं, ये डेरिवेशन यहां लिखा हुआ है, मैं आपको करवा देता हूं। यहां पर एक्सप्रेशन क्या था, P प्लस ए Vm का स्क्वायर इंटू Vm माइनस बी इक्वल्स टू RT, यही था। तो P प्लस ए अपॉन Vm का स्क्वायर, इसको इग्नोर कर दिया, Vm माइनस बी को हमने Vm लिख दिया, तो इसको हमने Vm लिख दिया, तो इट विल बिकम Vm इक्वल्स टू RT। अब Vm को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो मोलार वॉल्यूम है, एक मोल का वॉल्यूम है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो खेल बड़ा सिंपल हो जाएगा, मोलार वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा P इंटू Vm प्लस A इंटू Vm बाय Vm का स्क्वायर। तो Vm का स्क्वायर से एक Vm कैंसिल, तो नीचे सिर्फ एक Vm बचेगा। तो नीचे हम एक काम करते हैं, A बाय Vm लिख देते हैं इक्वल्स टू RT। ये इक्वेशन आ गई। अब यहां से हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं RT से, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं RT से। तो हम देखना लो प्रेशर पे क्या होने वाला है, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय RT, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय RT। तो इस पूरी इक्वेशन को अपन क्या करते हैं, RT से डिवाइड कर देते हैं। तो जब होल इक्वेशन को RT से डिवाइड करेंगे तो यहां क्या होगा, P इंटू Vm बाय RT प्लस A इंटू A अपॉन Vm इंटू RT इक्वल्स टू RT अपॉन RT, राइट। अब यहां पर देखेंगे तो ये कैंसिल हो गया पूरा, ये 1 हो गया। PVm बाय RT, क्या ये Z होता है, क्या ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, बिल्कुल होता है। PVm बाय RT तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, तो ये हो गया Z, तो ये हो गया Z प्लस A अपॉन Vm इंटू RT विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि RT बाय RT इज इक्वल टू 1। इट मींस अगर हम Z को देखें तो Z इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन Vm इंटू RT, विच इंडिकेट्स कि Z की जो वैल्यू है वो 1 में से कुछ वैल्यू माइनस करने के बाद मिल रही है। Z की जो वैल्यू है वो 1 में से कुछ वैल्यू माइनस करने के बाद मिल रही है, और जब 1 में से कुछ वैल्यू को माइनस कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो आंसर आएगा वो 1 से कम आएगा, मतलब 1 से Z की वैल्यू कम आएगी। सो दिस इंप्लाइज Z विल बी लेस देन 1, Z विल बी लेस देन 1, यानी कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है Z वो 1 से कम आ रहा है। तो मतलब डेविएशन कौन सा हुआ, नेगेटिव डेविएशन हुआ, जो कि आपको लो प्रेशर पे देखने को मिलेगा। तो जब भी रियल गैसेस की हम बात करते हैं और रियल गैसेस को हम लो प्रेशर पे रखते हैं, तो रियल गैसेस का जो प्रेशर है, जो रियल गैसेस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है Z, वो लो प्रेशर पर 1 से कम वैल्यू दिखाएगा, वो Z से वो 1 से कम वैल्यू दिखाएगा लो प्रेशर पे। तो जब हम लो प्रेशर का ग्राफ प्लॉट करेंगे, आपको पता है ग्राफ कहां प्लॉट करना है, ग्राफ की बात यहां करनी है हमको, यहां पर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये हमने जगह छोड़ी, आपको याद होगा, ग्राफ प्लॉटेड किसके बीच में, बिटवीन Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस P वर्सेस प्रेशर for real gases. This is for real gases. तो क्या होगा रियल गैसेस के लिए यहां पर, तो यहां पर होगा ये एक्सप्रेशन, ये आपके पास Z की वैल्यू,
ये आपके पास प्रेशर की वैल्यू, ये वो वैल्यू हो गई जहां पर Z की वैल्यू 1 आएगी, यानी कि ये Z इक्वल टू 1 है आइडियल गैस के लिए। लेकिन जब प्रेशर कम होगा तो Z की वैल्यू 1 से नीचे आएगी, मतलब ग्राफ कहीं नीचे बनेगा। Z की वैल्यू 1 से नीचे आएगी, मतलब ग्राफ कहीं नीचे बनेगा। तो वो नीचे वाला जो ग्राफ है वो अभी बनाएंगे, लेकिन Z की वैल्यू 1 से कम आएगी लो प्रेशर पे। और ये यहां से प्रूफ भी हो गया कि Z विल बी लेस देन 1 फॉर लो प्रेशर। क्लियर हो गया? तो फॉर लो प्रेशर हम बिल्कुल लिख सकते हैं जो Z होगा वो 1 से छोटा होगा। ये कंक्लूजन ड्रॉ किया इस पूरे डेरिवेशन से, ये कंक्लूजन ड्रॉ किया पूरे डेरिवेशन से। हालांकि यही सेम डेरिवेशन यहां पर दिया हुआ है, वही Vm को मल्टीप्लाई करा तो ये एक्सप्रेशन आया, फिर RT से डिवाइड करा तो ये एक्सप्रेशन आया। आगे चलकर फिर हम ये देखेंगे कि RT अपॉन PY तो इट विल बिकम 1, तो 10 Z विल बी इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन PVM बाय RT। यही आ रहा है फॉर्मूला, यही हमारा फॉर्मूला भी आया था, तो यही फॉर्मूला आएगा आपके पास। Z विल बी इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन VM बाय RT, जिससे यह दिखता है कि Z जो है वो 1 से छोटा होगा, क्योंकि 1 से कुछ वैल्यू को माइनस करने के बाद हमें Z मिल रहा है। 1 से किसी वैल्यू को माइनस करने के बाद हमें Z मिल रहा है, तो यहां पर Z जो होगा वो 1 से छोटा होगा। क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल क्लियर हो गई बात। ये है इंपॉर्टेंट चीज जो हमें Z के बारे में जानना होता है, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ लो प्रेशर की बात करिए, अभी हाई प्रेशर की बात करेंगे और फिर उस कंडीशन की बात करेंगे कब Z 1 से 1 के बराबर होगा, उसकी भी बात करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे इस वाले पूरे टॉपिक का कि लो प्रेशर पे क्या होगा, ये पूरे टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये भी प्रिंटेड फॉर्म में। ओके डन, चलो बहुत शानदार। लेट्स मूव अहेड नाउ, आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं। नाउ compressibility factor Z, thus at low pressure we can say region Z is less than 1. On increasing the pressure in this region, the value of the term A upon Vm by RT increases as Vm is inversely proportional to P. हाँ, अब ये हो सकता है कि जब Z जो होगा वो 1 माइनस A अपॉन Vm by RT होगा, ये लो प्रेशर पर स्थिति होगी। लेकिन जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, ये वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे प्रेशर, क्यों वॉल्यूम डिक्रीज होगा? क्योंकि बॉयल्स के हिसाब से वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो इट मींस वॉल्यूम कम हो रहा है, वीएम कम हो रहा है। वीएम कम हो रहा है तो ए अपॉन वीएम बाय आरटी की वैल्यू बढ़ रही है, ए अपॉन वीएम बाय आरटी की वैल्यू बढ़ रही है, तो जेड में 1 में से बड़ा नंबर फिर माइनस होता जाएगा। सो कॉन्सिक्वेंटली जेड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ पी, तो फिर जेड जो होगा वो और छोटा होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां से प्रेशर को बढ़ाओगे, so if pressure increases, प्रेशर की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी, प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम विल डिक्रीज, द वॉल्यूम ऑफ गैस विल डिक्रीज एज पर बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने यही बताया था, वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ गैस विल डिक्रीज। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो हम कह सकते हैं A अपॉन वी एम, देयरफॉर A अपॉन वी एम बाय आर टी विल गोइंग टू इंक्रीज इट्स वैल्यू, विल इंक्रीज इट्स वैल्यू, एंड दिस इंप्लाइज Z, क्योंकि 1 में से वैल्यू को माइनस करने पर Z आता है, तो 1 से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो Z की वैल्यू कम होगी, तो दिस इंप्लाइज Z विल डिक्रीजेस, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिक्रीज होगा। तो इस कंडीशन से अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, इस कंडीशन से आप प्रेशर बढ़ाओगे तो Z फर्दर डिक्रीज होगा। तो यानी कि Z की वैल्यू नेगेटिव जोन में आ गई, और नेगेटिव जोन में आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वो और नेगेटिव में जाएगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, अगर ये Z इक्वल टू 1 है तो यहां पर ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि जैसे लो प्रेशर हुआ तो नेगेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ और नेगेटिव तक और नेगेटिव जाएगा। इसके बाद वो शूट करेगा, ऊपर चला जाएगा। वो कब जाएगा बात करते हैं, बट दिस इज अ प्रेशर वर्सेस, दिस इज ग्राफ ऑफ Z वर्सेस प्रेशर। ठीक है, जो ग्राफ अभी हमने नहीं बनाया है, बस उसका एक मुखौटा तैयार कर रहे हैं, उस ग्राफ का एक मुखौटा तैयार कर रहे हैं, और ये हमें क्लियरली यहां से समझ में आता है। तो A अपॉन वी एम बाय आर टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि 1 में से एक बड़ी वैल्यू माइनस होगी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे, और Z की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यही चीज लिखी है, कॉन्सिक्वेंटली Z डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ P। ये लो प्रेशर जोन की बात की गई है, लेकिन ठीक है, ये मानकर चले गए कि लो प्रेशर है, और लो प्रेशर में एक्सट्रीम लो से थोड़ा सा इंक्रीज करने पर ये वाली चीज होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे।
अब सवाल यह है कि अब इसके हम टोटली कॉन्सिक्वेंस देखते हैं जब हम हाई प्रेशर पे पहुंचते हैं। मतलब अब केस उल्टा है, ये हाई प्रेशर का केस है, अर्लियर इट वाज एट लो प्रेशर, ये लो प्रेशर का केस था। अब हम वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन को हाई प्रेशर पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में तब क्या चेंज करने को मिलता है। ठीक है, हाई प्रेशर की बात कर रहे हैं। एक बात कंफर्म है, जब प्रेशर इज लार्ज, जो मोलार वॉल्यूम होगा वो स्मॉल होगा। ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि वीएम जो होगा वो बहुत छोटा होगा। रीजन बीइंग वीएम इसलिए छोटा होगा क्योंकि बॉयल साहब ने कहा था कि जब भी आप प्रेशर बढ़ाओगे तो किसी भी आइडियल गैस हो या रियल गैस हो, उसका वॉल्यूम अल्टीमेटली कम होगा, तो वीएम विल बी स्मॉल एंड वन कैन नॉट इग्नोर बी इन कंपैरिजन टू वीएम। जैसा हमने पिछली बार किया था कि हम बी को इग्नोर कर दिए थे, याद है आपको? वीएम माइनस बी को हमने ऑलमोस्ट वीएम मान लिया था। देखो, वीएम माइनस बी को ऑलमोस्ट वीएम मान लिया था, क्योंकि तब वीएम बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा क्यों था? क्योंकि तब प्रेशर बहुत कम था। तो जब हमने वीएम को बहुत बड़ा मान लिया था और हमने कहा था एक छोटा सा समुद्र, बी जो था वो मतलब एक छोटी सी पानी की बाल्टी थी, एक बहुत बड़ा समुद्र, छोटा समुद्र नहीं, बड़ा समुद्र पे एक छोटी पानी की बाल्टी को अगर निकाल भी दोगे तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही बात की थी हमने। बी वो छोटा सा वॉल्यूम था, वो छोटी सी पानी की बाल्टी थी। लेकिन अब समुद्र है ही नहीं। अब क्योंकि हाई प्रेशर का केस है और हाई प्रेशर के केस में वॉल्यूम बहुत छोटा होगा, मतलब वॉल्यूम तो खुद एक पानी की बाल्टी है। अब उस एक पानी की बाल्टी में अगर एक मग पानी भी निकालोगे तो फर्क पड़ेगा, एक मग पानी निकाल लोगे तो फर्क पड़ेगा। इसलिए अब आप Vm माइनस बी में बी को इग्नोर नहीं कर सकते और आपको Vm माइनस बी तो लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। सो इफ प्रेशर इंक्रीजेस, इफ प्रेशर, क्योंकि हाई प्रेशर का केस लेकर चल रहे हो इसलिए प्रेशर हाई होगा, तो प्रेशर इज हाई, इफ प्रेशर इज हाई volume Vm is low, is very low, and if Vm is very low, so therefore we cannot ignore B. Therefore we cannot ignore B. इस वजह से हम बी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो Vm माइनस बी में तो Vm माइनस बी रहेगा, लेकिन एक एक्सप्रेशन आता है an स्क्वायर बाय Vm स्क्वायर। अब अगर Vm छोटा है तो Vm स्क्वायर तो बहुत ही छोटा है। अगर am स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर एक्सप्रेशन आता है, ये एक्सप्रेशन हमें वॉन डेर वाल रियल गैस इक्वेशन में मिलेगा, तो Vm स्क्वायर तो बहुत छोटा हो गया। तो आप उस केस में इस एक्सप्रेशन को इग्नोर कर सकते हो। सो दिस कैन बी इग्नोर्ड, बट दिस एक्सप्रेशन कैन बी इग्नोर्ड। तो आप इसको इग्नोर कर दोगे और किसके सामने इग्नोर करोगे? पी के सामने, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू बहुत बड़ी है ना। तो प्रेशर की वैल्यू अगर बहुत बड़ी है तो फिर आपको इसका कोई मायना नहीं है, इसका कोई मायने नहीं रखता। किस इक्वेशन में? वॉन डेर वाल रियल गैस इक्वेशन में। क्योंकि वॉन डेर वाल रियल गैस इक्वेशन क्या है? According to Van der Waal real gas equation, P plus an square upon Vm square। अच्छा, इनफैक्ट an स्क्वायर भी नहीं कह सकते क्योंकि Vm रख दिया तो a स्क्वायर ही रखेंगे, क्योंकि Vm तो एक मोल के लिए है ना, तो n की वैल्यू तो 1 हो गई ना। a अपॉन Vm स्क्वायर इंटू Vm माइनस बी इक्वल्स टू RT। यही है हमने एक मोल के लिए लिखा है। तो यहां पर भी n स्क्वायर तो गायब हो ही जाएगा, खैर, तो सिर्फ a अपॉन Vm स्क्वायर बचेगा, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। कैन बी इग्नोर्ड, तो दिस कैन बी इग्नोर्ड। तो यहां पर ये वाला एक्सप्रेशन पूरी तरीके से इग्नोर हो जाएगा, a अपॉन Vm स्क्वायर। तो आप सिर्फ इसको क्या लिख सकते हो? p लिख सकते हो। सो दिस इंप्लाइज, ये p हो जाएगा, दिस विल बिकम p इंटू Vm माइनस बी इक्वल्स टू RT। तो दिस विल बी P इंटू Vm माइनस बी इक्वल्स टू RT। अब यहां पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम PVm माइनस PB इक्वल्स टू RT। नाउ लेट्स डिवाइड द होल इक्वेशन विद RT। जैसा उसमें भी किया था इसमें भी कर देख लेते।
ये एक्सप्रेशन समझ में आया? इसमें हमने ये गायब कर दिया। ये क्यों गायब कर दिया? क्योंकि देखो ए तो वैसे भी एक कांस्टेंट है, वीएम बहुत छोटी वैल्यू है, तो वीएम का स्क्वायर और छोटा होगा, इसलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया। अल्टीमेटली ए अपॉन वीएम स्क्वायर इग्नोर हो गया, तो सिर्फ पी बचेगा। पी इंटू वीएम माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो पी इंटू वीएम, पी को अंदर मल्टीप्लाई करा वीएम से माइनस बी के साथ, तो पी इंटू वीएम माइनस पी बी इक्वल्स टू आर टी। नाउ विल डिवाइड द होल इक्वेशन बाय आर टी। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय आर टी। तो अब पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं? आरटी से डिवाइड करते हैं। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय आरटी। तो आरटी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, तो दिस इंप्लाइज पीवीएम बाय आरटी माइनस पीबी बाय आरटी इज इक्वल टू आरटी बाय आरटी। अब आरटी बाय आरटी तो कट गया, तो ये 1 हो गया सीधे तौर पे। पीवीएम बाय आरटी, तब से हम लिख ही रहे हैं इसको क्या? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड माइनस पीबी बाय आरटी, माइनस पी बी बाय आरटी इक्वल्स टू 1. So this implies Z will be equal to 1 plus PB by RT. तो Z की वैल्यू जो आ रही है वो 1 plus PB by RT आ रही है, which indicates that Z will be greater than 1. क्योंकि 1 में कोई चीज को ऐड कर रहे हो तो Z आ रहा है। 1 में कोई चीज को ऐड कर रहे हो तो Z आ रहा है। किसको ऐड कर रहे हो? PB by RT को। तो Z की वैल्यू, इसका मतलब क्लियर है कि 1 से बड़ी आ रही है। मतलब हाई प्रेशर पर खेल पूरा उल्टा हो जाता है। लो प्रेशर पे जहां Z 1 से छोटा था, हाई प्रेशर पे वही Z जो है वो 1 से बड़ा हो गया। लो प्रेशर में 1 में से कोई चीज माइनस करने पर, और वो पर्टिकुलर क्या था एक्सप्रेशन जिसको माइनस कर रहे थे? A अपॉन वी एम बाई आर टी को माइनस करने पर Z बन रहा था। यहां पर 1 में कोई पैरामीटर ऐड करने पर आपको Z बन रहा है। कौन सा पैरामीटर ऐड करोगे? PB बाई आर टी। ये जो PB बाई आर टी है ये आप ऐड करोगे, तो PB बाई आर टी को ऐड करने पर ये Z बन रहा है। तो Z PB बाई आर टी, मतलब 1 में PB बाई आर टी को ऐड करने पर Z बन रहा है। तो PB बाई आर टी को 1 में ऐड करना पड़ रहा है। 1 में ऐड करना है मतलब 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो Z की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई। ये होगा पॉजिटिव डेविएशन। तो इसका मतलब ये हो गया हाई प्रेशर पर Z जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, यानी कि जो डेविएशन होगा वो पॉजिटिव डेविएशन होगा हाई प्रेशर पे। तो रियल गैसेस का जो डेविएशन होगा आइडियल बिहेवियर से, वो पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा आपको जब आप देखोगे कि जब हाई प्रेशर पे रियल गैस ले जाओगे तो आइडियल गैस से वो पॉजिटिवली डेविएट होगी। यानी कि जो ग्राफ हम बना रहे थे वो ग्राफ Z और P का जो बनेगा वो Z इक्वल टू 1 से बड़ा बनेगा जब हाई प्रेशर पे होगा। तो हाई प्रेशर पे कहीं यहां पर कर्व मिलेगा और लो प्रेशर पे कहीं यहां कर्व मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये जो कर्व जुड़ेगा तो वो एक ऐसी लाइन दे देगा आपको, एक ऐसी लाइन दे देगा कि लो प्रेशर तक तो वो यहां रहा, हाई प्रेशर पे वो 1 से ऊपर रहा, लो प्रेशर पे वो 1 से नीचे रहा, हाई प्रेशर पे वो 1 से ऊपर रहा। तो ये आपको Z का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। संपट पड़ी क्या मेरी बात? क्लियर हुआ? ये होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू का फायदा, क्योंकि इससे समझ आता है कि पॉजिटिव डेविएशन क्या है, नेगेटिव डेविएशन क्या है, कितना पॉजिटिव डेविएशन है, कितना नेगेटिव डेविएशन है। ये हमें समझ में आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से, और ये हमें फायदा देखने को मिलता है। क्या मेरी बात संपट पड़ी? एकदम संपट पड़ी, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, बिल्कुल समझ में आई होंगी। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। हालांकि ये जो अभी टाइप्ड फॉर्म में जो हमारा डेरिवेशन है वो अधूरा है, बट मैंने पूरा कर दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ, तो यहां पर देखो पीवीएम माइनस बी इक्वल टू आर टी, तो पीवीएम माइनस पीबी इक्वल टू आर टी। फिर क्या करा? पूरी इक्वेशन को आर टी से यहां डिवाइड करा। यहां देख लो आप, पूरी इक्वेशन को आर टी से डिवाइड करा तो देखो इनका भी जेड क्या आ रहा है? 1 प्लस पीबी बाई आर टी आना ही चाहिए। दिस इंप्लाइज जेड इज ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 मतलब पॉजिटिव डेविएशन। So here Z is greater than 1 and it increases linearly with pressure. और देखो प्रेशर से और बढ़ना चाहिए आगे, मतलब हाई प्रेशर में Z की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, और 1 से बड़ी होने के बाद Z की वैल्यू फर्दर प्रेशर बढ़ाने से और बढ़ेगी। Z की वैल्यू अगर प्रेशर फर्दर बढ़ाते हो तो और बढ़ेगी, क्योंकि 1 प्लस PB बाई आर टी है। P बढ़ेगा तो 1 पे और वैल्यू ऐड होगी, और वैल्यू ऐड होगी तो Z फर्दर बढ़ेगा। तो मतलब हाई प्रेशर पर अगर ऐसा चला गया था, ये Z की वैल्यू 1 है मान लो, ये रही Z की वैल्यू 1, और अगर अपन ग्राफ देखें थोड़ी देर के लिए
तो ग्राफ मान लेते लो प्रेशर के लिए ऐसा गया, हाई प्रेशर के लिए 1 से ऊपर चला गया, और जितना प्रेशर फिर बढ़ाते जाओगे, जितना प्रेशर आप बढ़ाते जाओगे उतना Z बढ़ता जाएगा। फिर तो इन दोनों ग्राफ को मिलाएंगे तो हमको ये ग्राफ मिल जाएगा ऐसा। फाइनली हमारे पास ग्राफ आ गया जो Z वर्सेस P का हम बना सकते हैं, एंड इट इंक्रीजेस लीनियरली विथ प्रेशर, क्योंकि लीनियरली है ना, पावर में 1 है, डिग्री 1 है, तो लीनियरली विथ प्रेशर। दिस एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ द ग्राफ इन द हाई प्रेशर रीजन। इससे हम ग्राफ का नेचर समझ सकते हैं हाई प्रेशर रीजन में। जो क्या होगा वो ग्राफ में बता देता हूं, जहां हमने जगह छोड़ी है ये रहा वो ग्राफ की जगह। तो यहां पर क्या होगा देखो, जीरो प्रेशर पर तो यहां पर दोनों सेम होंगे, ये आइडियल गैस के लिए, दिस इज फॉर आइडियल गैस, ये आइडियल गैस के लिए Z इक्वल टू 1। जब रियल गैस के लिए होगा तो लो प्रेशर पे Z विल बी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और जितना लो से हाई जाएगा उतना वो नेगेटिव रहेगा। देन सडनली इट शूट्स अप और फिर ये ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा। यहां तक तो वो आ गया, देन सडनली इट शूट्स अप और वो ये चला जाएगा। दिस इज द ग्राफ दैट यू विल गेट। और जितना Z फिर बढ़ाओगे हाई प्रेशर में उतना आपकी वैल्यू आगे तक बढ़ेगी, उतनी वैल्यू आपकी आगे तक बढ़ेगी। तो ये वैल्यू आपको पूरी आगे तक मिलेगी। तो ये रीजन है जहां Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जो बेसिकली पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, जो बेसिकली पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। और यहां आपको Z की वैल्यू जो होगी वो 1 से कम मिलेगी, जो बेसिकली आपको नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, जो आपको नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। तो ये आपको नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये वो ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है ये आइडियल गैस का, ये आपका रियल गैस का ग्राफ है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ रियल गैस। तो ये रियल गैस हो गई आपकी, रियल गैस। कंसेप्ट क्लियर है रियल गैस को लेकर, ग्राफ को लेकर सारा कंसेप्ट क्लियर है। पूरी चीजें जो हमने डिराइव करी है वो दोनों कंडीशंस, लो प्रेशर की कंडीशंस और हाई प्रेशर की कंडीशंस निकाली है। ये मानकर चलते हैं लो प्रेशर की कंडीशंस थी, यहां तक कि लो प्रेशर था। उसके बाद इस वैल्यू के बाद जो प्रेशर आया एक्स एक्सिस में वो हाई आया है। इस वैल्यू के बाद जो प्रेशर आया है एक्स एक्सिस में वो हमारे लिए हाई प्रेशर कंसीडर किया जाएगा। तो दैट प्रेशर विल बी कंसीडर्ड एज हाई प्रेशर, वो मिलेगा। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लें इसका ग्राफ का, क्योंकि ग्राफ वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ग्राफ वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहां पर भी स्क्रीनशॉट ले लें जो अपन ने डेरिवेशन किया है हाई प्रेशर के लिए। बिल्कुल ये रहा डेरिवेशन, इसका स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ये देखिए मैंने ग्राफ पहले ही बता दिया था कि ये वाला ग्राफ बनेगा, ये तो आपका बना गया, ये फिर आपका ये ग्राफ बनेगा। और जिस पॉइंट पर वो टच करेगा वो लो प्रेशर ही होगा। जिस पॉइंट पर रियल गैस का ग्राफ आइडियल गैस को टच करेगा वो लो प्रेशर ही होगा। उसको भी मैं प्रूफ करूंगा अभी। ये ग्राफ देखो बन गया, ठीक है। सो दिस एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ द ग्राफ इन द हाई प्रेशर रीजन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें एक बार पूरे तरीके से। ओके, नाउ एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर क्या होगा? अब हम दो कंडीशंस का कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं। कौन सी कंडीशंस हैं? हमने रखा है टेम्परेचर बहुत हाई लेकिन प्रेशर बहुत लो। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, या लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, जैसा कह सको इसको। ये वो कंडीशन है, मैं पहले ही बता देता हूं, ये वो कंडीशन है जहां पर आपको Z की वैल्यू 1 मिलने वाली है। लो प्रेशर पर आपको Z की वैल्यू 1 से कम मिली थी, हाई प्रेशर पे आपको Z की वैल्यू 1 से ज्यादा मिली थी। लेकिन अगर आप लो प्रेशर पर ही टेम्परेचर हाई कर देते हो, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर की कंडीशन रखते हो, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं Z की वैल्यू 1 मिलेगी आपके रियल गैसेस के लिए। और Z की वैल्यू 1 मिलना रियल गैसेस के लिए मतलब ये तो वही कंडीशन हो गई जिस कंडीशन पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। एज सिंपल एज दैट। मतलब ये तो वही कंडीशन आ गई जहां Z इक्वल टू 1 जो आइडियल गैस की कंडीशन होती है, रियल गैस उस कंडीशन पे पहुंच चुकी है। तो मतलब LPHT लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इज अ कंडीशन वेयर रियल गैसेस विल बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। क्योंकि हमेशा हमने कहा है कि रियल गैसेस आइडियल गैस के गैस लॉस को हर कंडीशन पे ओबे नहीं करती, इसलिए वो रियल गैसेस है। लेकिन हमने फिर यह भी कहा था कि एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर रियल गैसेस आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करेंगी, वो कंडीशन ये है।
लो प्रेशर हाई टेम्परेचर की कंडीशन है जहां पर रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी। कैसे करेंगी बता रहा हूं यही बात। इफ टेम्परेचर इज हाई वीएम विल ऑल्सो बी सफिशिएंटली लार्ज। वीएम जो होगा सफिशिएंटली लार्ज होगा, क्योंकि चार्ल्स साहब ने कहा था अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ेगा, वीएम जो होगा वो बढ़ेगा, और इवन लो प्रेशर है तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम जो होगा वीएम विल बी सफिशिएंटली लार्ज। और बार बार हम वीएम क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा 1 मोल के गैस की बात कर रहे हैं, 1 मोल के गैस की, इसलिए वीएम लेकर चल रहे हैं। अगर एन मोल के गैस की बात करेंगे तो हम सिंपल वी लेकर चलेंगे, ठीक है। हालांकि दोनों के एक्सप्रेशन में कोई अंतर नहीं है, बट एन को बार बार लेकर नहीं घूमना पड़ेगा, एन की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं इसलिए। तो Vm will also be sufficiently large, and thus the term A upon V square m will be negligible. अब ये क्यों नेग्लिजिबल होगा, क्या रीजन है इसके नेग्लिजिबल होने का? तो सिंपल सा खेल है, टेम्परेचर हाई है तो Vm बहुत बड़ा है। अगर Vm बड़ा है तो इस एक्सप्रेशन को देखो, A अपॉन Vm का स्क्वायर, Vm बहुत बड़ा है तो Vm का स्क्वायर और बड़ा, Vm का स्क्वायर जब बहुत बड़ा तो A कांस्टेंट है, तो यानी कि ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी, इट विल बी अ वेरी स्मॉल वैल्यू। और जब ये बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी तो हम एक काम करेंगे, P प्लस ए, वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन में क्या लिखा जाता है, P प्लस ए अपॉन Vm स्क्वायर, मतलब P के साथ ऐड होकर ये एक्सप्रेशन लिखा जाता है, तो इस एक्सप्रेशन को हम ऑलमोस्ट P मान लेंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हाई टेम्परेचर है, या कह लो प्रेशर बहुत कम है, दोनों बातें एक और इशारा करेंगे, Vm बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो Vm बढ़ेगा, चार्ल्स लॉ, प्रेशर कम होगा Vm बढ़ेगा, बॉयल्स लॉ, दोनों ये कहते हैं Vm बहुत बढ़ेगा। Vm बढ़ेगा तो A अपॉन Vm स्क्वायर बहुत छोटा होगा, क्योंकि Vm बहुत बड़ा तो Vm का स्क्वायर और बड़ा, Vm का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो टोटल एक्सप्रेशन जो फैक्टर है वो बहुत छोटा, वो फैक्टर बहुत छोटा, तो P में अगर वो ऐड होगा तो P को कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, इसलिए उसको सिर्फ P लिख दिया। तो वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन में ये P हो जाएगा। एंड एट दिस स्टेज B इज ऑल्सो बी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू Vm, और B को भी आप नेग्लिजिबल मानोगे, क्यों? क्योंकि B जो होता है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है, मतलब जो गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो बहुत ज्यादा है, जो मोलार वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है और प्रेशर कम है, तो जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो बहुत ज्यादा होगा, और उस बहुत ज्यादा वॉल्यूम के सामने उस गैस के खुद के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, जिसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम में काउंट करते हैं, जिसको हम को वॉल्यूम कहते हैं, वो बहुत छोटा होगा, वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, वो बहुत छोटा होगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उसको, यानी कि B की वैल्यू बहुत कम होगी, तो छोटी वैल्यू एक बड़ी वैल्यू से माइनस होगी, तो छोटी वैल्यू को फिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये Vm होगी। मतलब मोटे रूप से ये A अपॉन Vm स्क्वायर हो या B हो, दोनों छोटे इस कंडीशन में। अब छोटी चीज बड़ी चीज में ऐड हो या छोटी चीज बड़ी चीज से सब्ट्रैक्ट हो, बड़ी चीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समुद्र में 1 बाल्टी पानी डाल दो या समुद्र से 1 बाल्टी पानी निकाल लो, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए P प्लस ए अपॉन Vm स्क्वायर P रह गया, Vm माइनस B Vm रह गया। ये मिलेंगे कहां? ये मिलेंगे कहां? वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन में। सो अकॉर्डिंग टू वॉन्डरवॉल रियल गैस इक्वेशन, ये मिलेंगे कहां? अकॉर्डिंग टू वॉन्डरवॉल रियल गैस इक्वेशन क्या कह सकते हैं हम? P प्लस एन स्क्वायर, ए एन स्क्वायर नहीं लिखते हुए, A अपॉन Vm स्क्वायर इंटू V माइनस एन बी, मतलब Vm माइनस B हो जाएगा फिर ये इक्वल्स टू RT। अब इसमें हम रिप्लेस कर दें, क्योंकि हमने P प्लस ए अपॉन Vm स्क्वायर को P मान लिया, तो ये P हो गया वहां से, और ये Vm माइनस B को हमने Vm मान लिया, तो ये Vm हो गया वहां से इक्वल्स टू RT। तो ये कुछ नहीं, ये फिर तो आइडियल गैस इक्वेशन आ गई, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है, तो ये हो गई आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। और चाहो तो इसके आगे वो भी देख सकते हो, Z की वैल्यू 1 आएगी, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन हो गई। दिस विल बी आइडियल गैस इक्वेशन, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन हो गई, और ये आइडियल गैस इक्वेशन आपको मिल रही है PVm इक्वल टू RT, मतलब रियल गैस आपकी आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो कर रही है, क्योंकि ये कंडीशंस ने आपने ये मान लिया है, तो रियल गैस आइडियल गैस बनेगी, मतलब ये आइडियल गैस इक्वेशन। तो जितना कम प्रेशर होगा और जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना ही आइडियल के करीब आता जाएगा। जो रियल गैस है वो आइडियल गैस के करीब आएगी और आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, उस पर कोई डेविएशन नहीं दिखाएगी, वो बिल्कुल आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। यही चीज हम लोगों ने यहां पर समझी है।
यही चीज हमने यहां पर पूरी तरीके से समझी है। तो यहां पर अगर हम देखें पीवीएम इक्वल टू आरटी, तो फाइनली पीवीएम इक्वल टू आरटी तो लेट्स डिवाइड द होल इक्वेशन बाय आरटी, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय आरटी। तो डिवाइड द होल इक्वेशन, ताकि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म्स में भी लिख लें, होल इक्वेशन बाय आर टी, वी विल गेट पीवीएम बाय आर टी इक्वल्स टू आर टी बाय आर टी। ये क्या हो गया कटपिट के 1, ये 1, पीवीएम बाय आर टी इज नथिंग बट जेड, ये पीवीएम बाय आर टी हर बार लिख रहे हैं इसको जेड, तो दिस इंप्लाइज जेड विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब जेड की वैल्यू एग्जैक्टली 1 आएगी, ना कोई पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा, ना कोई नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा, ना z की वैल्यू 1 से कम होगी, ना z की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, एग्जैक्टली z की वैल्यू 1 होगी। और ऐसा तभी होता है जब वो आइडियली बिहेव करती है, एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस कंडीशन पे, LPHT कंडीशन पे, हमारी रियल गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ये आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करेगी, यानी कि इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो z की वैल्यू है वो 1 आएगी। इसका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है यानी कि जो z की वैल्यू है वो सीधे तौर पर इक्वल टू 1 यानी कि 1 के बिल्कुल बराबर आएगी। ये खास तौर से बात है z को लेकर। संपट पड़ गई क्या बात? तो कई बार ये क्वेश्चन आता है, अब तो खैर इतनी बार आ चुका है कि अब ये आता ही नहीं है, क्योंकि इतना कॉमन क्वेश्चन होता है कि टेस्टिंग एजेंसी ये मानती है कि बच्चा ये पढ़ के ही आएगा। क्या क्वेश्चन आता है कि एट व्हाट कंडीशंस द रियल गैसेस कैन बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, will show exactly the same behavior as an ideal gas। तो कंडीशन है LPHT, ऑप्शन एक ही टिक करते हैं, LPHT बोले तो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। इसके अलावा कोई भी कंडीशन तुम लगा लो, Z की वैल्यू या तो 1 से कम आ रही है या Z की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है रियल गैसेस के लिए, या तो नेगेटिव डेविएशन देखने को मिल रहा है या पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिल रहा है। सिर्फ इस कंडीशन पे LPHT, मैं इसको LPHT पढ़ता हूं, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर की कंडीशन पर ही हम कह सकते हैं रियल गैसेस कैन बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। तो ये बात ऊपर स्टार बना के लिख लो, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये बात आप भी ऊपर स्टार बनाकर बिल्कुल लिख लो, दैट एट LPHT कंडीशन, एट LPHT कंडीशन, एट LPHT कंडीशन real gases can behave like an, real gases can behave like an ideal gas, real gas can behave like an ideal gas। So this is the condition of LPHT, low pressure high temperature condition, that the real gases can behave like an ideal gas, they can behave like an ideal gas। ठीक है, और कैसे मैथमेटिकली प्रूफ भी कर दिया, वॉन्डर वॉल रियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करने लग गई, इसके बराबर आ गई। तो वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन आइडियल गैस के बराबर आ गई, मतलब एक ही इक्वेशंस हो गई, रियल गैस आइडियल गैस हो गई, Z की वैल्यू 1 आ गई, दोनों कंडीशंस। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है ना। हालांकि इससे पहले वाली भी सारी इंपॉर्टेंट है, तभी तो यहां तक पहुंच पाए, जब वो पढ़ा है तभी ये पढ़ा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार इसका। ओके, तो यहां पर हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है। लेट्स मूव अहेड नाउ। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे और चर्चा करते हैं कि अलग, अगर हमारे पास कुछ गैसेस हैं, सपोज करो हाइड्रोजन और हीलियम, तो इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, ये लोग बड़ी आसानी से लिक्विफाइड नहीं हो सकती। हाइड्रोजन गैस हो या हीलियम गैस हो, ये आसानी से लिक्विफाइड नहीं होती, तो इनके साथ एक कंडीशंस आती है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस बात करते हैं। हाइड्रोजन एंड हीलियम का वैल्यू ऑफ ए इज एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब ए की वैल्यू जो है इनके लिए बहुत कम है। मतलब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो उनके लिए ए की वैल्यू बहुत कम है। क्यों कम है पहले समझो। याद करो जब हमने ए पढ़ा था तो ए वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, राइट। ए वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ए की जो वैल्यू है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे सीधा डिपेंड करती है। और हमने ये भी कह दिया था कि ए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है,
और अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस एक प्रकार की हैं तो फिर वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगा, यानी कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उस गैस का ए ज्यादा, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम उसके लिए ए की वैल्यू भी कम। अब चूंकि हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसी गैसेस हैं जिनका मास सबसे कम होता है, पीरियोडिक टेबल की शुरुआती इन दो एलिमेंट से होती है भाई, हाइड्रोजन हीलियम, फिर आता है लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन हाइड्रोजन। मतलब ये वो दो गैसेस हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम होगा, बहुत छोटा होगा, और जब मॉलिक्यूलर मास बहुत छोटा होगा तो इनकी ए की वैल्यू जो होगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि ए का सीधे तौर पे लेना देना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। ये हमने ए जब पढ़ा था वॉन डेर वाल्स रियल गैस इक्वेशन में, जब हम प्रेशर करेक्शन कर रहे थे, तो वो प्रेशर करेक्शन में ए में हमने ये एक्सप्रेशन लिखा था। अब ये गैसेस का मोलार मास कम है, तो मोलार मास कम है तो ए बहुत कम है, सो दे विल बी डिफिकल्ट टू लिक्विफाइड, मतलब ये आसानी से लिक्विफिकेशन नहीं कर सकती, दे विल बी हैविंग वी नीड अ वेरी स्पेशल अरेंजमेंट टू लिक्विफाई दीज गैसेस। तो लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हीलियम अगर आपको चाहिए तो बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि उसके लिए मॉलिक्यूल्स को पास लाना पड़ता है, उसके लिए मॉलिक्यूल्स के बीच में अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, तो फिर तब जाकर वो लिक्विफाइड होंगी। बट इनका तो अच्छा है नहीं ना, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास कम है, तो इसलिए ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस लिक्विफाइड नहीं हो सकती। तो फिर P इंटू वीएम माइनस बी इक्वल टू आर टी, तो हम इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या बना सकते हैं उस कंडीशन पे, दैट P इंटू वीएम माइनस बी इक्वल टू आर टी। क्यों? क्योंकि ए बहुत छोटा है, हमने किया तो वॉन डेर वाल्स रियल गैस इक्वेशन से सब कुछ है, ए प्लस सॉरी P प्लस ए अपॉन वीएम का स्क्वायर ये लिया था हमने, इंटू वीएम माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, यही इक्वेशन बनाई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसका, ए इज वेरी स्मॉल, एंड सिंस ए इज वेरी स्मॉल, तो आप क्या कर सकते हो, P प्लस ए वीएम स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली P मान सकते हो, अप्रोक्सीमेटली P मान सकते हो। तो P प्लस ए वीएम स्क्वायर को आप अप्रोक्सीमेटली P मान सकते हो, तो ये आपका P हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आप इसको P मान लो। तो यही इक्वेशन में अगर आप P बनाकर लिखोगे इसको, तो ये हो जाएगा P इंटू वीएम माइनस बी, वहां देखेंगे इक्वल्स टू आर टी, मल्टीप्लाई करेंगे तो पीवीएम माइनस पीबी इक्वल्स टू आर टी। पूरी इक्वेशन को आरटी से डिवाइड कर दे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को समझने के लिए, तो आरटी से डिवाइड कर देंगे तो ये वैसे ही एक्सप्रेशन आएगा जैसा एक बार आ चुका है, दैट इज पीवीएम बाय आरटी, जेड विल बी इक्वल टू 1 प्लस पीबी बाय आरटी। हालांकि इस बार इग्नोर वही चीज करिए, लेकिन उसका रीजन कुछ और है, यानी कि यहां से z की वैल्यू जो होगी वो 1 से बड़ी मिल रही है, z की वैल्यू 1 से बड़ी मिल रही है। सो दिस इंप्लाइज z इक्वल टू 1 प्लस पीबी बाय आरटी। Thus for these gases z will always increases with the increase of p and z is always greater than 1। इसका मतलब यह होगा कि हाइड्रोजन गैस हो या हीलियम गैस हो, इनका z कभी नेगेटिव में जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि शुरुआत से ये वाली टर्म को हम p मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि शुरुआत से ये कंसीडर किया जाएगा कि जो a है वो बहुत छोटा है। वो बहुत छोटा क्यों है? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बहुत छोटा है। मॉलिक्यूलर मास छोटा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन छोटा है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ही ए डिपेंड करता है, तो फिर ए बहुत छोटा है। तो जब ये ए बहुत छोटा है तो ये वाला एक्सप्रेशन इग्नोर हो जाएगा, और ये वाला एक्सप्रेशन इग्नोर होगा तो इस एक्सप्रेशन को सिर्फ हम पी मान लेंगे, तो ये पी लिख लेंगे। और जब पी मान के करेंगे तो इसके लिए हमेशा जेड हमेशा हमें 1 से ज्यादा मिलेगा, हमेशा। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे, हमेशा, क्योंकि ए उसका कभी नहीं सुधरेगा, ए उसका कभी बड़ा वैल्यू नहीं रखेगा। तो यहां पर z की वैल्यू हमेशा 1 से आपको pb प्लस आरटी यूनिट्स ज्यादा मिलेगी, इतने यूनिट्स ज्यादा मिलेगी। तो 1 से वो वैल्यू चूंकि हमेशा ज्यादा आएगी, 1 से चूंकि वो वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी, और 1 से ज्यादा आएगी, तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए z की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। संपट पड़ी? हाइड्रोजन के लिए हमेशा z की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो दिस इंप्लाइज देयरफॉर फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम द वैल्यू ऑफ
Z will always be greater than 1. The value of Z will always be greater than 1. Greater than 1, ठीक है? साइन उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, इंसानों से गलती होती है. Z is greater than 1. Z की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, तो Z will always be greater than 1. क्लियर हो गया? Will be greater than 1. क्लियर हो गया? So this is what we are having as Z is greater than 1. इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम ग्राफ पे जाएं, तो ऐसा कुछ ग्राफ मिल रहा था, लेकिन रियल गैसेस के लिए मिल रहा था. ये सारी गैसेस हो सकती हैं, बट हाइड्रोजन और हीलियम नहीं हो सकती, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ग्राफ हमेशा आपको ऐसा मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा. हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमेशा ग्राफ ऐसा मिलेगा. ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हीलियम, हमेशा इसके लिए ग्राफ ऐसा मिलेगा. ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया हीलियम, हमेशा आपको ऐसे ही ग्राफ मिलेगा, क्योंकि इसके लिए हमेशा Z जो होगा वो 1 से बड़ा होगा. बाकी सब नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगी, 1 से कम दिखाएंगी लो प्रेशर पे, और जब हाई प्रेशर आएगा तब Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी. लो प्रेशर पे Z 1 से छोटा होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा. जब हाई टेम्परेचर होगा तब हाई प्रेशर होगा, तब जाकर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, तब जाकर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी. लेकिन फिलहाल हाइड्रोजन और हीलियम की Z की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी. हमेशा शुरू से जब से वो बने हैं, प्रेशर कितना भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, टेम्परेचर कुछ भी कर लो, लेकिन उनका Z हमेशा 1 से बड़ा होगा. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्रूफ करने को भी आता है, जो हमने प्रूफ कर दिया है. मतलब क्वेश्चंस आते हैं उसके बेसिस पर, तो ये हमने बिल्कुल प्रूफ कर दिया है कि हाइड्रोजन हो या हीलियम हो, इसके लिए Z हमेशा जो होगा वो 1 से बड़ा होगा. So therefore, for these gases, Z always increases with the increase of P, and Z is always greater than 1. Z is always greater than 1. और फर्दर जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा. शुरुआत में ही 1 से बड़ा आ रहा है, तो फिर आगे प्रेशर जितना भी बढ़ाओगे, क्योंकि P भी न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में तो बढ़ेगा और 1 में ऐड होगा, बढ़ी हुई वैल्यू 1 में ऐड होगी, तो Z की वैल्यू 1 से बड़ी आती जाएगी. इसलिए एक बार हाई प्रेशर से शुरू हो गए 1 से ऊपर, तो फिर जितना प्रेशर बढ़ाओगे 1 से ऊपर ही जाते जाओगे. तो ये गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा Z से 1 से ऊपर ही जाएंगी Z की वैल्यू लेके. क्लियर हो गया? तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पर हमारा ये पूरे तरीके से कंप्लीट होता है. हालांकि अभी एक न्यूमेरिकल है जिसको हम सॉल्व करेंगे एक एग्जांपल के तौर पे, बट दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज अ कंप्लीट पार्ट. डन? स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसके बाद आगे और चर्चा करते हैं. स्क्रीनशॉट लेते हैं भाई इसका. क्लियर हो गया हाइड्रोजन और हीलियम का केस. नाउ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्योंकि रियल गैस इक्वेशन कंप्लीट हो गई. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के साथ पूरी तरीके से हमने इसको देख लिया है कि कब जो रियल गैसेस होंगी वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती हैं, कब रियल गैसेस आइडियल गैस से पॉजिटिव डेविएशन दिखा सकती हैं, और कब रियल गैस आइडियल गैस से नेगेटिव डेविएशन दिखा सकती हैं. नेगेटिव डेविएशन वो दिखाएंगी लो प्रेशर पे, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगी वो हाई प्रेशर पे, और एकदम आइडियल गैस को फॉलो करेंगी LPHT कंडीशन, यानी कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की कंडीशन पर. क्लियर हो गया? चलो अब एक न्यूमेरिकल से ये पूरी चीजें देख लेते हैं. एक न्यूमेरिकल है हमारे सामने, उससे पूरा कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं, पूरी रियल गैस इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं. क्वेश्चन है यूजिंग वॉन डेर वाल्स इक्वेशन, मतलब वही रियल गैस इक्वेशन, फाइंड द टेम्परेचर एट विच 3 मोल्स ऑफ SO2. देखो मोल्स दे दिए, क्वेश्चन में मोल्स दे दिए, तो n की वैल्यू 3 आ चुकी है, बहुत बढ़िया. n की वैल्यू 3 आ चुकी है, बहुत बढ़िया. वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 10 dm क्यूब. dm क्यूब मतलब लीटर, तो 10 dm क्यूब मतलब 10 लीटर हमको दे रखा है वॉल्यूम, बहुत बढ़िया. एट अ प्रेशर ऑफ, हाँ प्रेशर हमें दे रखा है 1.52 मेगा पास्कल. तो मेगा पास्कल को अपन पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट विल बिकम 1.52 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल. ठीक है ना? स्टैंडर्ड यूनिट्स में हम कन्वर्ट करेंगे सबको, तो 10 की पावर 6 पास्कल. एंड देन वी हैव ए भी दे रखा है क्वेश्चन में, कितना 678.88 dm क्यूब किलो पास्कल. अच्छा ये भी किलो पास्कल में, तो एक काम करते हैं इसमें भी 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि ये dm क्यूब और पास्कल में कन्वर्ट हो जाए पर मोल. एक ही यूनिट होती है, एक्चुअली ATM लीटर पर मोल होती है, बट यहाँ ATM में नहीं दिया, यहाँ पास्कल में दिया, तो हमने पास्कल में उसको कन्वर्ट कर लिया. और B कितना है भाई? B कितना है? 5.6 इंटू
10 की पावर -2, ये भी लीटर पर मोल में है, यानी कि dm³ पर मोल। ठीक है, तो एक्चुअली हमें इसमें निकालना है टेम्परेचर। यूजिंग वॉन डेर वाल इक्वेशन फाइंड द टेम्परेचर एट विच 3 मोल ऑफ SO2 विल ऑक्यूपाई दिस मच वॉल्यूम एट दिस मच प्रेशर, एट दिस मच प्रेशर। मतलब हमें प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, और इवन SO2 गैस के मोल्स भी बता रखे हैं। हमें ये बताना है कितना, वो कितने टेम्परेचर पे इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, कितने टेम्परेचर पे वो गैस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, हमें ये बताना है। तो सिंपल सा खेल है, सिंपल सा खेल है कि यूजिंग वॉन डेर वाल रियल गैस इक्वेशन, यूजिंग वॉन डेर वाल रियल गैस इक्वेशन, जहां पर हम कहते हैं P + AN² अपॉन V² इंटू V - NB, V - NB इक्वल्स टू nRT के बराबर होता है। वहां हम सारी वैल्यूज इसकी रख देते हैं। प्रेशर कितना दे रखा है, 1.52 मेगा पास्कल दे रखा था, यानी कि 1.52 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6 प्लस ए हमको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ए 678.88 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि वो भी किलो पास्कल में दे रखा था तो हमने उसको भी चेंज करा है। तो 678.88 इंटू 10 की पावर 3, यूनिट्स अभी नहीं लिख रहे हैं, अपॉन इंटू n², मोल्स कितने दे रखे, 3 मोल्स, तो 3 का स्क्वायर करेंगे भाई, 3 का स्क्वायर विल बी 9, तो ये 9 हो जाएगा, अपॉन V का स्क्वायर। वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम इज 10 dm³, 10 लीटर, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर यानी कि यहां पर हम 100 कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया पहला प्रेशर करेक्शन के साथ। नेक्स्ट इज V - NB, तो V इज अगेन 10 माइनस मोल्स इज 3, और B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5.6 इंटू 10 की पावर -2, तो इट विल बिकम 5.6 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल्स टू nRT, इक्वल्स टू nRT। N इज अगेन 3 मोल, R, अब R कौन सा रखोगे, देखो यहां पर जो यूनिट्स है वो बेसिकली एक लीटर में चल रही है और पास्कल में चल रहा है, लीटर पास्कल। अब हमें मालूम है लीटर एटीएम वाला, लीटर एटीएम में 0.0821 होता है, और हमें यह भी मालूम है कि एक एटीएम में 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं, 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं। तो हम यह भी कर सकते हैं कि इसको पहले हम लीटर एटीएम वाली वैल्यू रख दें 0.0821, ये लीटर एटीएम में हो गया। आर की वैल्यू रख रहा हूं मैं, एनआरटी में आर की वैल्यू रख रहा हूं, लीटर एटीएम में 0.0821 होती है, लेकिन फिर एटीएम की जगह पास्कल में रखना है, तो इंटू 10 की पावर 5 कर देता हूं, ये पास्कल हो गया, और इंटू टेम्परेचर टी तो है, ये टी निकालना है हमें, सारी वैल्यूज दे रखी हैं। अब तो तुम्हारा मैथ्स शुरू हो गया, यहां से केमिस्ट्री खत्म, यहां पर मेरा काम खत्म भाई। अब तो मैथ्स वाले मार्ट साहब के पास चले जाओ ये समझने के लिए, ये कैलकुलेशन है यार, ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो यहां से अपने को सिर्फ टी की वैल्यू निकालनी है, ये अपने को अननोन है, बाकी सब नोन है। सॉल्व करते हैं, 1.52 इंटू 10 की पावर 6, एक काम करते हैं 10 की पावर 6 और 10 की पावर 3 में हम 10 की पावर 3 कॉमन निकाल लेते हैं। अब अंदर क्या बचा, 1.52 इंटू 10 की पावर 3 विच कैन बी रिटन एज 1520 इंटू 10 की पावर 3 है, क्योंकि ये 10 की पावर 3 हमने बाहर निकाल लिया, प्लस 678.88 इंटू 9/100। इधर भी कुछ सॉल्व कर लेते हैं, 10 माइनस 3 इंटू 5.6, कैलसी ले लेता हूं भाई मैं तो, क्योंकि मेरी मैथ्स तो तुमसे भी कमजोर है, तुमसे भी ज्यादा कमजोर है कहना चाहिए। 5.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, 10 की पावर -2 मतलब डिवाइडेड बाय 100, 0.168, तो दिस विल बिकम 0.168 इक्वल्स टू, इसको भी सॉल्व कर लें, तो 3 इंटू 0.0821 इंटू 10 की पावर 5, 24630 इंटू टी। बहुत शानदार, सॉल्व करते हुए चलेंगे, ये हो गया 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। या एक काम करते, उसको सॉल्व नहीं करते, उसको ऐसे ही रहने देते, क्योंकि ये 10 की पावर कैंसिल भी हो रहा है ना यार,
ये कैंसिल भी हो रहा है, या फिर यही कैंसिल कर देते, तो ये 10 की पावर 3 यहां कट भी गया, क्योंकि 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई में यहां से हमने बाहर लिया है, तो इसके भी साथ है उसके भी साथ है, तो 10 की पावर 3 यहां से कट गया और इसको एज इट इज लिखा रहने दो। पहले इसको लिख दो 3 इंटू 0.0821 इंटू 10 की पावर 5 इंटू टी, तो ये कट गया, तो 10 की पावर सिर्फ 2 बचेगा, ये 10 की पावर सिर्फ 2 बचेगा, 2, तो ये 10 की पावर 2 हो गया। ठीक है, ओके, ये पूरा कैंसिल। अब ये 10 की पावर 3 नहीं लिखेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1520 प्लस इसको सॉल्व करते हैं 678.88, ये 0.88 है भाई, 678.88 इंटू 9/100, ठीक है, तो 678.88 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100, 61.09, 61.09, बहुत बढ़िया। अब उस एक्सप्रेशन को देख लेते, तो भैया ये तो खत्म हो गया हमारा पूरा, इसको देख लेते, 10 माइनस 0.168 इज अप्रोक्सीमेटली 9.84, मतलब 0.16 इसको मान ले, तो 10 में से 0.16 गया तो 9.84 बचेगा, तो 9.84 इक्वल्स टू, ये हो गया 3 इंटू 0.0821, एक काम करते हैं 3 इंटू 0.0821, आगे आपके पास 0.2463 और इंटू 2 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, क्योंकि ये 10 की पावर 2 है ना, तो यू विल गेट 24.63 इंटू टी, टेम्परेचर निकालना है, बस निकल जाएगा, इसको ऐड करके खत्म करते हैं। 1520 प्लस 61.9 इज 1581.09 इंटू 9.84 इंटू 9.84 divided by 24.63, that will be equal to T, that is temperature. तो that will be equal to T, that is temperature. तो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं तो आपको यहां पर T मिल जाएगा 1581.09 इंटू 9.84 डिवाइडेड बाय 24.68, सॉरी 63, you will get the value 631.66, so temperature will be 631.66 and that too in Kelvin. तो finally we got the answer, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, that is temperature जो आएगा वो 631.66 केल्विन के बराबर आएगा, तो ये हमारा जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया आंसर के बारे में? तो सिंपल क्वेश्चन था ये, तो आपको बस v माइनस एन बी मतलब बेसिकली p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी लगाना था, और बस इसी इक्वेशन पर आपका पूरा क्वेश्चन चला गया। वॉन्डरवॉल रियल गैस इक्वेशन पर ही आपका पूरा क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो गया, तो इस इक्वेशन को आपको लगाना था और ये इक्वेशन से ही आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सब कुछ दिया हुआ था, सिर्फ टेम्परेचर जो था वो अननोन था, सब कुछ दिया था, बस जो टेम्परेचर टी था वो अननोन था, तो टेम्परेचर टी हम लोगों ने यहां से निकाल लिया। क्लियर हो गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर सोल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट लेंगे भाई। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, यहां पर ये सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट, तो ये पूरे सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट मिल गया आपको। ठीक है, आंसर इज 631.66 केल्विन। तो यहां पर हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में हमने जान लिया है। अब अगले वीडियो में जो वॉन्डरवॉल रियल गैस इक्वेशन होगी, इसको और कितने फॉर्म में हम बांट सकते हैं, उसको और कितने फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अलग अलग फॉर्म्स में हम रिड्यूस कर सकते हैं, वो सारे अलग अलग फॉर्म्स हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वॉन्डरवॉल इक्वेशन को रिड्यूस टू अदर फॉर्म्स वाला जो पार्ट है, किस फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है, उसको जरूर देखेंगे, उसको जरूर समझेंगे। बाकी अगर YouTube पर कोई लेक्चर्स तुम मिस आउट कर रहे हो, या YouTube पर तुम्हें एक ऑर्गेनाइज्ड और सीक्वेंस में एक प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, क्योंकि होता क्या, जब आप YouTube पर जाते हो तो आप कोई भी टॉपिक मैनुअली सर्च करते हो, आपको उस वीडियो का टॉपिक मिल जाता है, आपने कोई टॉपिक ओपन करा, प्ले किया, आपने पढ़ लिया, आपको समझ में भी आ जाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब अब ये नहीं समझ में आता कि अब इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक कौन सा पढ़े, या इस टॉपिक से पहले कौन सा टॉपिक पढ़ के आना था, या इस टॉपिक में अगर थ्योरी हमने पढ़ ली है तो अकेली थ्योरी से तो काम होगा नहीं जब तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। तो इसके क्वेश्चन मिलेंगे कहां? YouTube पर कोई वीडियो तो ऐसे सजेस्ट करेगा नहीं वो कि ये वीडियो देख लो, इसमें क्वेश्चन है जो अभी तुमने थ्योरी पढ़ी है और इसके क्वेश्चंस पॉज कर करके लगा लेना, ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर क्या होता है, हमारा पढ़ाई में ना इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, क्योंकि जब हमें ये सीक्वेंस नहीं मिलता ना, कनेक्शन नहीं मिलता हर एक टॉपिक का,
तो हमारा इंटरेस्ट डाउन होने लगता है और फिर ये लगता है कि यार बंद करते हैं सब कॉपी की पेन। तो इस समस्या से समाधान लेने के लिए, इस समस्या से निजात पाने के लिए एकमात्र सोल्यूशन और सबसे बेहतर सोल्यूशन है कि आप मैग्नेटबेंज की वेबसाइट magnetbenz.com पर आकर ये सारे लेक्चर्स देखो। मैग्नेटबेंज की वेबसाइट पर जब आप आओगे तो आपको यहां पर पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में, पूरा कोर्स ऑर्गेनाइज्ड वे में और सीक्वेंशियल तरीके से आपको लेक्चर्स एक्सेस करने को मिलेंगे। काम बहुत आसान है। आप जब होम पेज पर आओगे तो आपको यहां एग्जाम्स की कैटेगरी मिलेगी। अगर आप 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आप सीबीएसई K-12 के सेक्शन में जाओ, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप करस्पॉन्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ। आप IIT JEE में जैसे जाओगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सभी फैकल्टी के कोर्सेज सामने देखेंगे। केमिस्ट्री पर आप आओगे वॉच नाउ पे क्लिक करके तो आपको यहाँ पूरा सीक्वेंस में लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे सीक्वेंस में लेक्चर्स मिलेंगे। पहला चैप्टर ये, दूसरा चैप्टर ये, इसके साइड में एक प्लस का बटन है, जैसे ही क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। पहला टॉपिक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, सारे टॉपिक्स की आपको यहां पर एक सीक्वेंस मिलेगा और हर टॉपिक के आगे ड्यूरेशन लिखा होगा कि ये इतने मिनट इतने आवर का लेक्चर है, सो दैट आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ सको। आज आप डिसाइड कर लो कि मैं एक लेक्चर ये देखूंगा, कल मैं एक लेक्चर ये देखूंगा, परसों मैं ये क्वेश्चंस लगाऊंगा। क्वेश्चंस भी कहां से मिलेंगे? देखो ये PDF दिख रहा है आपको आइकन, ये क्वेश्चंस की शीट है। कौन से क्वेश्चंस? जो ऊपर टॉपिक पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जिसको हम DPP शीट कहते हैं, डेली प्रैक्टिस शीट। यहीं से आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, कहीं भटकना नहीं है, कहीं भागना नहीं है। सीक्वेंस भी यही है, शीट्स भी यही है। क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आए शीट में या आपको कोई क्वेश्चन ना बने, नीचे उस शीट का सोल्यूशन आपको दिया गया है, कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिया गया है, तो आप पूरे शीट का सोल्यूशन यहां पर देख सकते हो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। वीडियो क्वालिटी की बात करोगे तो बिल्कुल हाई क्वालिटी का वीडियो स्ट्रीम होगा। जैसे YouTube पर वीडियो देखते हो वैसे हाई क्वालिटी का वीडियो स्ट्रीम होगा, बिना किसी रुकावट के। अगर आपके इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया है तो बिना किसी बफरिंग के, बिना किसी रोक टोक के वीडियो स्ट्रीम होगा। अब कई लोग सोचेंगे सर सब्सक्रिप्शन का बता रहे हो कुछ, मतलब ये कोर्स बता रहे हो तो आप कोई सब्सक्रिप्शन का भी बता दो, पैकेज की कॉस्ट बता दो, अपना कूपन कोड दे दो जिससे डिस्काउंट मिले। तो मैं बता दूं, मैग्नेटबेंज एकमात्र ऐसा चैनल है जो 100% फ्री एजुकेशन देता है। मतलब ये जो वीडियो तुम देख रहे हो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। ये जो PDF तुम देख रहे हो ये बिल्कुल डाउनलोड नाउ करके फ्री डाउनलोड होगी और कोई भी सब्सक्रिप्शन, कोई भी कूपन कोड, कुछ नहीं लगाना, कुछ बाय नहीं करना, 100% फ्री है। 100% मतलब 100%। ये नहीं कि 2, 4, 5 चैप्टर दे दिए फ्री में, उसके बाद आपको बाकी के लिए पैसा लेंगे या बाद में आगे चलकर कोई पेड सब्सक्रिप्शन लाएंगे, कुछ नहीं होगा। 100% आपको फ्री एजुकेशन मिलती रही है मैग्नेटबेंज पर और आगे भी मिलती रहेगी। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वेबसाइट और YouTube चैनल तक है, जहां तक भी मैग्नेटबेंज की रीच होगी वहां तक आपको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, चाहे फिर आप YouTube से एक्सेस करो चाहे आप वेबसाइट से एक्सेस करो। बाकी आपको पता है मैग्नेटबेंज के YouTube चैनल पे IIT JEE की तो तैयारी चली रही है। JEE फिजिक्स, JEE केमिस्ट्री, JEE मैथ्स के लेक्चर्स तो मिल रहे हैं, साथ में नीट की भी तैयारी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको करा रहे हैं, जहां नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री और नीट बायोलॉजी के लेक्चर्स एक्सक्लूसिवली आपके लिए रिकॉर्ड कर आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो जितने तुम्हारे पहचान में हो, जितने लोग हो, जितने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हो जो या तो IIT की या नीट की तैयारी कर रहे हो, उनको चैनल जरूर रिकमेंड करो, क्योंकि हो सकता है शायद वो एक ऐसा चैनल ढूंढ रहे हो जहां रेगुलर वीडियोस मिले, जहां क्वालिटी कंटेंट मिले, जहां पर सिर्फ थ्योरी ना पढ़ाई जाए, शीट सॉल्व करवाई जाए, डेली प्रैक्टिस शीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शीट, डाउट क्लियरिंग सेशंस हो, टेस्ट सीरीज हो। मतलब कहने को वन स्टॉप सोल्यूशन उन्हें मिले। हो सकता है वो ऐसे चैनल को ढूंढ रहे हो, तो उन सब की तलाश खत्म करें, उनसे बोले कि भैया ये चैनल देख लो, ये वन स्टॉप सोल्यूशन है IIT JEE और नीट का। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब करें, लेकिन लोगों तक भी जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेटबेंज को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।